हेलो गाइस। आज हम चैप्टर करेंगे कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग एंड मैनेजमेंट का। टैक्स प्लानिंग बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग में कैसे करते हैं, तो आगे देखते हैं इसमें क्या क्या आप पढ़ेंगे, क्या क्या आप सीखेंगे। एक तो बिजनेस रिकंस्ट्रक्टिंग का कॉन्सेप्ट हमने वैसे कई बार पढ़ा है अकाउंटिंग में भी, तो वो सीखेंगे। एज पर इनकम टैक्स एक्ट अंडर सेक्शन 2(1)(b) अमलगमेशन क्या होता है, वी विल बी लिमिटेड टू अमलगमेशन, क्योंकि हमारे सिलेबस में जो है टैक्स प्लानिंग इन कॉन्टेक्स्ट टू अमलगमेशन ही है। क्या क्या टैक्स इंसेंटिव्स अवेलेबल हैं ट्रांसफरर कंपनी के लिए, अमलगमेटिंग कंपनी जो बनी है ट्रांसफरी या अमलगमेटेड कंपनी, और जो शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए, और किस तरह से हम अपने लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करते हैं, सेट ऑफ करते हैं, चाहे वो लॉसेस हो चाहे वो अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। तो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। तो दीज आर द पार्ट्स ऑफ, दीज आर द वेज ऑफ बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग। तो बेसिकली अगर हम डिफाइन करें कि रीस्टेटिंग its financial position by a company by these means, this is called business restructuring। पर्पज एक ही होता कि इकोनॉमिक ऑफ स्केल का बेनिफिट लेना, डाइवर्सिफिकेशन करना, कंपटीशन अगर मैं फेस नहीं कर पा रहा तो या मैं मर्ज हो जाता हूँ या टेक ओवर कर लेता हूँ किसी कंपनी को, कॉस्ट एफिशिएंसी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को एनकरेज करना, इंक्रीज करना, एनहांस करना। तो these may be the reasons, these may be the logic behind for the restructuring of the business, reorganization of the business. So these are the ways: amalgamation, demerger, slum sale, conversion, firm to company, sole proprietorship to LLP, etc. Capital reduction, which is called internal reconstruction. So we will limit ourselves here to amalgamation as per the syllabi. तो अमलगमेशन का मीनिंग क्या है कि जब एक दो या दो से ज्यादा कंपनी या तो हम टेक ओवर कर लेते हैं किसी कंपनी को, या उस कंपनी के साथ हम मर्ज हो जाते हैं या उसको मर्ज कर लेते हैं। तो अमलगमेशन मीन्स द ब्लेंडिंग ऑफ टू और मोर एग्जिस्टिंग अंडरटेकिंग। ओल्ड कंपनीज थी, उसको मैंने परचेज किया, द शेयर होल्डर ऑफ ईच ब्लेंडिंग कंपनी में जो डिसॉल्व हो रही है कंपनियां, बंद हो रही हैं, बिकम द शेयर होल्डर विच इज टू कैरी ऑन द ब्लेंड अंडरटेकिंग। न्यू कंपनी अगर ले रही है तो उसके शेयर होल्डर बन जाते हैं, या फिर मर्ज हो रही है तो उसके शेयर होल्डर बन जाते हैं। तो कुछ भी हो सकता है दोनों में से। तो न्यू कंपनी भी हो सकती है मर्ज, क्योंकि अमलगमेशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 14 में थोड़ा सा डिफरेंट है। वहाँ दो पार्ट पढ़ते हैं, अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर एंड अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। हियर वी डील विद द सेम, बोथ आर द सेम हियर। तो amalgamation will be considered as per income tax act when amalgamated company fulfills all the definition and conditions of section 2(1)(b). कि जो अमलगमेशन से पहले जो अमलगमेटिंग कंपनी, यहाँ जो वर्ड हम यूज करेंगे अमलगमेटिंग कंपनी फॉर ट्रांसफरर, मीन जो बेच रही है अपना बिजनेस, सेलिंग कंपनी, और जो परचेज कर रही है ट्रांसफर ही बोलते हैं, उसको अमलगमेटेड बोलेंगे। तो जितनी भी एसेट बिफोर द अमलगमेशन अमलगमेटेड कंपनी, अमलगमेटिंग कंपनी के पास थी, दीज प्रॉपर्टीज, दीज एसेट विल बी द एसेट्स ऑफ अमलगमेटेड कंपनी बाय द वर्च्यू ऑफ कि अमलगमेशन के बाद वो सारी एसेट्स जो हैं वो अमलगमेटेड कंपनी को ट्रांसफर हो जाएंगे। सिमिलरली अगर एसेट्स हैं तो लायबिलिटीज भी एज इट इज ट्रांसफर हो जाएंगे। और शेयर होल्डर, वहां 90% का क्लॉज था, नॉट लेस देन 70% ऑफ द वैल्यू ऑफ द शेयर्स। ध्यान रखना, वैल्यू ऑफ द शेयर्स वर्ड यूज किया। जो अमलगमेटिंग कंपनी के कम से कम 75% शेयर जो है वो अमलगमेटेड कंपनी के शेयर होल्डर बन जाएंगे बाय द वर्च्यू ऑफ अमलगमेशन। अदर देन, ये ध्यान रखनी है बात, द शेयर्स देयर इन हेल्ड बाय अमलगमेटेड कंपनी और इट्स नॉमिनीज, कि अगर अमलगमेशन की डेट से पहले 20% शेयर मैंने ऐसे इन्वेस्टमेंट दे रखे थे, आई एम ट्रांसफरी कंपनी, परचेजिंग कंपनी, उसको छोड़ के, यानी कि 100 का 75% नहीं होगा, 80 का 75% होगा। देखो 20% अगर मेरे पास शेयर थे एज एन इन्वेस्टमेंट अमलगमेटिंग कंपनी के पास, तो उस कंपनी के पास कितने हैं, बाकी 80 है ना जिसको हम ले रहे हैं, तो 80 का 75% करेंगे। तो ये ध्यान रखना कि शेयर होल्डर कम से कम 75% उसको छोड़ के जो अमलगमेटेड कंपनी या उसकी नॉमिनी या सब्सिडी कंपनी के पास पहले से ही। इफेक्टिव डेट ऑफ अमलगमेशन क्या होगी, दिस इज नॉट द डेट व्हेन हाई कोर्ट हैज अप्रूव्ड, हाई कोर्ट हैज सैंक्शन, दिस इज नॉट द इफेक्टिव डेट। जिस दिन दोनों पार्टीज
इस स्कीम पे अपने साइन कर देंगे, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन, जो भी अपॉइंटेड डेट है, जो भी एग्रीमेंट की डेट है, वो क्या होगा, इफेक्टिव डेट ऑफ अमलगमेशन, बिकॉज इट इज अ लीगल प्रोसीजर। तो कौन कौन से बेनिफिट, टैक्स इंसेंटिव्स देखेंगे, अमलगमेटिंग कंपनी, अमलगमेटेड कंपनी एंड शेयर होल्डर्स के लिए क्या क्या। तो टैक्स इंसेंटिव्स टू अमलगमेटिंग कंपनी जो अपना बिजनेस सेल कर रही, तो कुछ भी नहीं है, जो हमने कैपिटल गेन के चैप्टर में बीकॉम में पढ़े हैं वही सेम है। देखो, एनी कैपिटल एसेट इज ट्रांसफर्ड बाय एन अमलगमेटिंग कंपनी टू अमलगमेटेड कंपनी। कोई भी एसेट जब अमलगमेटेड कंपनी को ट्रांसफर करती है, दिस शैल नॉट बी रिगार्डेड एज ट्रांसफर अंडर सेक्शन 47। जब ट्रांसफर ही नहीं है तो कैपिटल गेन टैक्स भी नहीं लगेगा, बट कंडीशन कि अमलगमेटेड जो परचेजिंग कंपनी है, जो अमलगमेटेड कंपनी है, वो इंडियन होनी चाहिए। इसी तरह कैपिटल एसेट आर ट्रांसफर्ड अंडर द स्कीम ऑफ अमलगमेशन। बैंकिंग कंपनी अगर क्या मर्ज होती है किसी के साथ, सारी एसेट ट्रांसफर कर देती है, तो उस केस में भी दिस इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, नो कैपिटल गेन टैक्स। अगर कोई फॉरेन अमलगमेटिंग कंपनी अपनी एसेट्स एंड लायबिलिटीज फॉरेन अमलगमेटेड, दोनों ही देखो फॉरेन अंडर द स्कीम ऑफ अमलगमेशन, तो वैसे ही ट्रांसफर नहीं है, क्योंकि दोनों ही क्या सेपरेट ट्रीटमेंट होगा, बोथ आर फॉरेन कंपनीज, तो वैसे ही नहीं। बट देयर इज एन एक्सेप्शन, इसलिए हमने लिखा कि अगर कोई फॉरेन अमलगमेटिंग कंपनी जो बेच रही है हैड द शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी, और वो अपना बिजनेस किसी फॉरेन कंपनी को ट्रांसफर करती है, तो ये भी ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। तो ध्यान रखना, कोई भी फॉरेन अमलगमेटिंग कंपनी जिसके पास क्या किसी इंडियन कंपनी का अगर शेयर है, और वो मर्ज किसके साथ हो रही है, अमलगमेट किसके साथ हो रही है, फॉरेन कंपनी के साथ, तो ट्रांसफर नहीं मानेंगे अगर ये कंडीशन की 25% जो शेयर होल्डर है अमलगमेटिंग फॉरेन कंपनी के, वो एज इट इज के हैं उसके शेयर होल्डर रहते हैं, कम से कम 25। सच ट्रांसफर डज नॉट, कि वो कंपनी जहां भी रजिस्टर्ड है, जहां भी इनकॉर्पोरेटेड है, उस कंट्री में उस पर क्या है, टैक्स नहीं लगेगा कैपिटल। अगर ये दो कंडीशन फुलफिल होंगी तो ही वो क्या ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। उसके बाद अमलगमेटेड कंपनी को कौन कौन सी जो है टैक्स इंसेंटिव्स अवेलेबल है। सबसे पहला काम, इंसेंटिव्स तभी मिलेंगे, बेनिफिट्स तभी मिलेंगे जब ये क्या करेगी, 21B के अंदर जो 3 कंडीशंस आपको बताई हैं कि अमलगमेशन कब होता है, कि सारी एसेट्स एज इट इज ट्रांसफर हो जाए, सारी लाइबिलिटीज एज इट इज ट्रांसफर हो जाए, और कम से कम 75% वैल्यू ऑफ द शेयर्स ट्रांसफर टू द अमलगमेटेड कंपनी, एंड अमलगमेटेड कंपनी इज एन इंडियन कंपनी, दिस इज द कंडीशन। तो टैक्स इंसेंटिव्स क्या है, डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32 सेम मिलेगा। मान लो बीच में ट्रांसफर हो गया साल के, अमलगमेशन हो गया, तो नंबर ऑफ डेज लेफ्ट ओवर, जितने बच गए 100, क्योंकि दिन के हिसाब से 180 दिन से कम है तो आधा मिलता है, 180 दिन से ज्यादा तो पूरा मिलता है। तो रेस्ट ऑफ द नंबर ऑफ डेज का डेप्रिसिएशन क्या है, अमलगमेटेड कंपनी को मिलेगा जो रह गया। जितने दिन का उसने ले लिया ठीक है, बाकी जो बच गया वो एज इट इज, मतलब जो भी कंसेशन अमलगमेटिंग कंपनी को मिलते थे, वो सारे के सारे अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो वो अमलगमेटेड कंपनी को मिलेंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च, की जो भी अनएब्जॉर्ब्ड साइंटिफिक रिसर्च के जितने भी एक्सपेंडिचर है, वहां हमने पढ़ा कि 100% कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर आपके साइंटिफिक रिसर्च के लिए है, मान लो वहाँ लॉस था अमलगमेटिंग कंपनी का, तो सेटअप नहीं कर पाई, वो इनको तो अनएब्जॉर्ब्ड रह गए। सेम ट्रीटमेंट विल बी इन द अमलगमेटेड कंपनी, तो इनको 100% बेनिफिट मिलेगा। इसी तरह टेली कम्युनिकेशन लाइसेंस है, जितने साल का लाइसेंस आपने लिया, मान लो 10 लाख का लाइसेंस आपने लिया 10 साल के लिए, तो हर साल 1-1 लाख रुपए की डिडक्शन मिलेगी। मान लो 2 डिडक्शन उसने ले ली अंडर द बिजनेस एक्ट अमलगमेटिंग कंपनी में, तो रेस्ट 8 डिडक्शंस विल बी अवेलेबल फॉर द अमलगमेटेड कंपनी। ट्रीटमेंट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये हमने पढ़ा था कि अगर कंपनी है तो 5% ऑफ द कैपिटल एम्प्लॉयड, और अगर कोई नॉन कॉर्पोरेट एसएससी है तो 5% ऑफ द कॉस्ट प्रोजेक्ट हो सकता है। तो हर साल 1/5 5 ईयर्स तक इसका डिडक्शन मिलेगा। मान लो 2 डिडक्शन ले ली अमलगमेटिंग कंपनी ने, तो बैलेंस जो 3 डिडक्शन रह गई हैं
that are taken by amalgamated company. इसी तरह अमलगमेशन के जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, क्योंकि अमलगमेशन के वहां हम रियलाइजेशन एक्सपेंसेस लिखते थे, तो उनको अमोर्टाइज करेगी अमलगमेटेड कंपनी। वॉलंटरी रिटायरमेंट के जितने भी एक्सपेंसेस होंगे सेम 5 इयर्स में आपको मिलता है इसका बेनिफिट। जो भी मान लो नहीं आना चाहते कर्मचारी तो वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लेते हैं, उन पे जो एक्सपेंसेस होंगे तो जितने उन्होंने दे दिए ठीक है, बाकी इनको मिल जाएगा। फैमिली प्लानिंग के जितने भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे, जितनी डिडक्शन वहां ले ली ठीक है, बाकी बैलेंस क्या है इनको मिल जाएगा। ये डिडक्शन ले लेगी अमलगमेटेड कंपनी, बट द कंडीशन इज सेम कि अगर 2(1)(b) की कंडीशन फुलफिल होती है तभी। बैड डेट्स एक्चुअल जो भी राइट ऑफ आपने किए हैं उसका डिडक्शन इनको मिलेगा। अगर देखो एक्सपेंसेस है तो डिडक्शन मिलेगा, सेम अगर रिकवरी होगी तो वो क्या है टैक्सेबल हो जाएगी अंडर द बिजनेस। तो दीज आर द टैक्स इंसेंटिव्स अवेलेबल टू अमलगमेटेड। अब है कैरी फॉरवर्ड एंड सेटअप ऑफ लॉसेस, जो भी अनअब्जॉर्ब लॉसेस थे, जो एक्यूमुलेटेड लॉसेस थे, जो अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, जो राइट ऑफ नहीं हुआ। अब अगर बिजनेस कैरी ऑन करती है अमलगमेटेड कंपनी तो ये कैरी फॉरवर्ड करेगी, पहले कैरी फॉरवर्ड तभी तो सेट ऑफ होंगे ना, तो इसको कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेंगी, वो भी आगे पढ़ेंगे। अब वहां पे मान लो जैसे बिजनेस का लॉस है 8 ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड होता है, 2 साल तक हमने किया, इनको स्टार्टिंग से 8 ईयर्स मिलेंगे, 6 नहीं होंगे, ये ध्यान रखना। फ्रेश 8 ईयर्स, फ्रेश 8 ईयर्स मिलेंगे शुरू से। मान लो 2 साल उन्होंने कैरी फॉरवर्ड कर दिए, बाकी 6 बचे, लेकिन यहाँ पे ये कंडीशन दे रखी कि 8 ईयर्स फ्रेश, और अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को तो आप इनफाइनाइट ईयर्स तक कर सकते हैं। अब ये जो कैरी फॉरवर्ड एंड सेटअप के प्रोविजंस हैं, ये कहाँ अप्लाई होंगे? इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, शिप रनिंग कंपनी, होटल रनिंग कंपनी, एयरक्राफ्ट ऑपरेटिंग पब्लिक सेक्टर कंपनी, और बैंकिंग कंपनी, इन पे और किसी पे, रेस्ट ऑफ द कंपनीज पे ये प्रोविजन के हैं अप्लाई नहीं होंगे। ये प्रोविजन सिर्फ अप्लाई होंगे इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग पे, जो शिप को ऑपरेट कर रही है कंपनी, शिप रनिंग कंपनीज है, उन पे ये सारे प्रोविजंस क्या होंगे? अप्लाई होंगे। जो भी एयरक्राफ्ट ऑपरेटिंग कंपनीज हैं, पब्लिक सेक्टर की कंपनी होनी चाहिए, दिस इज द कंडीशन, तो ये क्या कर सकती है? कैरी फॉरवर्ड जो है कर सकती है। तो ये सारे प्रोविजन तो अमलगमेशन किस केस में होना चाहिए ये बता दिया आपको। नेक्स्ट, तो ये कंडीशंस है अमलगमेटिंग कंपनी जो फुलफिल करेगी, कि पिछले 3 साल से जो अभी अमलगमेशन के केसेस आपको बताए कि किन केसेस में हो सकता है, तो कम से कम 3 साल या उससे ज्यादा से वो कहीं इसी बिजनेस में हो, और अमलगमेशन की डेट से पीछे कम से कम 2 साल से ज्यादा से बुक वैल्यू का 75% फिक्स्ड एसेट उसके पास होनी चाहिए। अमलगमेटेड कंपनी कि वो 75% ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स है। तो यहाँ पे क्या है, मतलब डेट टू डेट बेसिस पे हम लोग देखते हैं, क्योंकि डेट ऑफ अमलगमेशन डेट टू डेट बेसिस पे, तो 75% किसका? 75 जो मैंने एक्वायर किया उसका 75, नेचुरल सी बात है। 5 साल तक आपको क्या है, कम से कम 5 साल तक मेंटेन करना। 5 साल तक सेम बिजनेस कैरी ऑन होगा, वो भी मैं कंडीशन बता रहा हूँ। कोई और कंडीशन अगर लिखी हो तो सेक्शन 9C में कंडीशन क्या है, डिफाइंड है वैसे, कि वो कहते हैं कि इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग की बात जो हम कर रहे हैं, कहाँ पे अप्लाई होगी ये कंडीशन जो है, कि जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स में एंगेज्ड है, क्योंकि शिपिंग कंपनी को मैन्युफैक्चरिंग नहीं, रनिंग लिखा हमने, एयरक्राफ्ट रनिंग लिखा, होटल रनिंग लिखा, बैंकिंग प्रोडक्शन नहीं करती, तो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के केस में ये कंडीशन अप्लाई होगी। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम,
तो जो कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व है, जो इनकी मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है, ऑपरेशन में इन्वॉल्व नहीं है, उनके लिए लास्ट कंडीशन है कि वो पहले 4 साल, क्योंकि 5 साल लिखा है, तो पहले 4 साल के अंदर जो है, क्योंकि बिजनेस कैरिड ऑन फॉर 5 years और मोर, 50% कैपेसिटी यूटिलाइज करेंगे। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो अमलगमेटिंग कंपनी की थी उसका 50% 4th ईयर तक, और 5th ईयर तक नेचुरल बात है 100% सेम बिजनेस शेल बी कैरिड ऑन। तो 100% हो रहा है तो 5 years और मोर, मीन 4 साल तक कि खाली बिजनेस कंटिन्यू करना सफिशिएंट नहीं है, काम भी करना है। तो काम करने का मतलब क्या है कि जब अमलगमेशन, क्योंकि डेट टू डेट बेसिस पे देख रहे हैं, जिस दिन अमलगमेशन हुआ है वहां से 4 साल तक आप अमलगमेटिंग कंपनी की जितनी भी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है उसका 50% आप क्या करेंगे, यूटिलाइज करेंगे, तो ही ये माना जाएगा 5 years और मोर। तो ये अदर कंडीशन थी। तो इंसेंटिव फॉर शेयर होल्डर्स क्या है, शेयर होल्डर एज इट इज ट्रांसफर हुए थे, कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं होगा। जो अमलगमेटिंग कंपनी की बुक्स में कॉस्ट रिकॉर्ड हुई थी, चाहे उस दिन मार्केट वैल्यू कुछ भी है, तो उसी कॉस्ट पे ही अमलगमेटेड कंपनी की बुक्स में क्या होंगे, शेयर्स रिकॉर्ड होंगे, वही कॉस्ट मानी जाएगी। तो ये कुछ प्रोविजंस हैं, जो इंसेंटिव्स हैं जो मिलेंगे। तो हैप्पी लर्निंग, स्टे विद मी एट माय चैनल। सेम मेरा फेसबुक पेज भी है पंकज सर क्लासेस के नाम से, उसको भी आप लाइक करें, मेरे चैनल को भी लाइक करें। कोई भी क्वेरीज आप उन्हें पोस्ट कर सकते हैं। तो जितना पॉसिबल, जितना जल्दी होगा पॉसिबल, मैं आपको उसका जवाब जो है दूंगा। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड बी विद मी।